सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर रखना हमेशा से ही एक पेचीदा मसला रहा है। मुल्क को आबादी में बेतहाशा इजाफे के मसाइल का सामना है। महंगाई है, बेरोजगारी है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में अदम तवाज़ुन है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हासिल करने की दुश्वारी जैसे बेपनाह चैलेंजेस हैं, जिससे मुकाबला करते हुए मुल्क की मईशत अब आहिस्ता आहिस्ता बैक ऑन ट्रैक आ रही है। मुल्क की मईशत की तरक्की को पायदार बनाने के लिए माशी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान को अपने बुनियादी माशी ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, जिससे इक़्तिसादी सरगर्मियाँ और पैदावारी सलाहियत में इजाफा होगा। पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल, ज़राअत और फार्मास्यूटिकल्स की तरक्की पर तवज्जो देनी होगी और उसके लिए टेक्नोलॉजी, रिसर्च और मार्केटिंग में सरमायाकारी की ज़रूरत होगी। पाकिस्तान ऐसी अहम जगह पर वाक़ है जहाँ वो खित्ते में ट्रेड का मरकज़ बनने की भरपूर सलाहियत रखता है। मुल्क की पैदावार को फ़रोग देकर और मकामी सनतों को तरक्की देकर इम्पोर्ट्स को कम किया जा सकता है। इससे हमारा इम्पोर्ट बिल कम होगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को बेहतर बनाने में भी मदद मिल सकेगी। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी मुल्क की मईशत को स्टेबल और बाएतमाद करार दिया है। अक्टूबर और नवंबर 2024 के दौरान मुल्क भर में किए गए बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद में 9% की नुमाया बेहतरी आई है। बिजनेस कॉन्फिडेंस में बेहतरी पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ, मुस्तहकम एक्सचेंज रेट और महंगाई में नुमाया कमी की वजह से हुई है। बिजनेस कॉन्फिडेंस में बहाली सबसे ज़्यादा सर्विसेज सेक्टर में देखने में आई है। गुज़िश्ता सर्वे के मनफी 14% के मुकाबले में सर्विसेज सेक्टर का एतमाद मुस्बत 2% रहा है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एतमाद गुज़िश्ता सर्वे के मनफी 15% के मुकाबले में मनफी 3% रहा है। रिटेल और होल सेल सेक्टर में एतमाद में कमी वाक़ हुई है और उस सेक्टर के एतमाद को गुज़िश्ता सर्वे में मनफी 15% के हिसाब से वोट मिले थे और अब ये बढ़कर मनफी 18 हो गया है। गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद मनफी 4 से बढ़कर मुस्बत 6 पर आ गया है, जो कि 2 साल की बुलंद तरीन शरह है, जो नवंबर 2022 के बाद हासिल हुई है। पाकिस्तान में बिजनेस ग्रोथ की सूरत हाल 20% पर आ गई है, जो पहले 8% थी, जिसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में भी खासी बेहतरी हुई है। जबकि इन्वेस्टर इंडस्ट्री की बहाली, डिमांड और प्रोडक्शन के साथ 30% सेल्स की ग्रोथ की तवक्को कर रहे हैं। साथ ही साथ बिजनेस जो एक्सपेंशन है उसकी तवक्को करने वाले इन्वेस्टर्स की तादाद अब 14% से बढ़ गई है और ये शरह अब 39% तक पहुंच चुकी है। नए ऑर्डर इंडेक्स में नुमाया इजाफा हुआ है, जो 4% से बढ़कर अब 20% तक बेहतर हो गया है, जो बिजनेस के दरमियान ताल्लुकात मजबूत होने की अक्कासी करता है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए रोजगार के मौके भी पैदा हुए हैं, जिसकी शरह 2% से बढ़कर 6% हो गई है। जबकि सर्विसेज सेक्टर में भी नुमाया बेहतरी हुई है, जिसकी शरह 7% से बढ़कर 30% तक हो गई है। बेहतर होती माशी सूरत हाल पर गैर मुल्की इन्वेस्टर्स भी एतमाद का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान की ग्लोबल बिजनेस परसेप्शन की शरह मनफी 10 से 31% पर आ गई है, जिससे साबित होता है कि गैर मुल्की सरमायाकार इस वक्त पाकिस्तान में सरमायाकारी को तरजीह दे रहे हैं। जबकि 43% सरमायाकारों ने अगले 6 माह में मजीद बेहतरी की उम्मीद जाहिर की है। अब दूसरी जानिब मुख्तलिफ सेक्टर्स की सेल में भी इजाफा हुआ है। सीमेंट सेक्टर की सेल में 6% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। फर्टिलाइजर सेक्टर में इजाफा 7% है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 58% का नुमाया इजाफा है। पेट्रोलियम सेक्टर में 15% का इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में गुफ्तगू भी की और ये कहा है कि महंगाई में कमी आ रही है, लेकिन आवाम तक इसका फ़ायदा नहीं पहुँच पा रहा। माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम अहम है। SOEs यौमिया 2.2 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं। सेल्स टैक्स चोरी से बिजनेस मॉडल लगता है, लेकिन बड़ी हौसला अफजा ये रिपोर्ट सामने आई है, ये इंडेक्स सामने आया है। अब इसके जो नताइज हैं वो अमली तौर पर क्या क्या फ़वाइद लेकर आ सकते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो नुमान साहब, मुख्तलिफ सेक्टर्स में हम सेल्स भी बढ़ते देख रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी का एतमाद भी इस वक्त बढ़ रहा है। अब ये इन्वेस्टमेंट की सूरत में हमें कब नज़र आएगा? अगले 6 माह में क्या हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की जानिब से इसी तरह से इन्वेस्टमेंट भी होते देखेंगे जिस तरह से सारी परसेंटेजेस बढ़ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान की इकॉनमी उमूमी तौर पर एक 3 महीने के 3 साल का साइकिल में चलती है कि साल 2 साल आपके एक आध साल स्टेबलाइजेशन का होता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होना शुरू होते हैं, तो तीसरे से चौथे साल में उमूमी तौर पर हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट सारा मोमेंटम जो है ना ये टूट जाता है। इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करने के लिए ये जिस आपने जो नंबर्स बताए, जो आदाद शुमार बताए, इस मोमेंटम को कम से कम 5 3 4 साल लगातार बेसिस पे
कंटिन्यू करना ज़रूरी है, तो होता ये है कि फिर 5वें साल से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरह की से होती है, एक तो वो जो आपकी स्टॉक मार्केट के थ्रू आती है, जो आती भी फॉरेन है, चली भी फॉरेन जाती है, और दूसरी वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसे उमूमी तौर पर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म देरपा होती है। उसके लिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर जो भी पैसा बाहर से ला के लगाता है, वो कम से कम मुल्क के ऊपर 10 साल का रिस्क ले रहा होता है। उस 10 साल का रिस्क लेने के लिए उसके पास ज़रूरी है कि उसके बाद 10 साल का बिजनेस कंट्री के ऊपर कॉन्फिडेंस हो, कंट्री के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर, कंट्री के पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर, उसकी करेंसी स्टेबिलिटी के ऊपर, तब जाके वो एक 10 साल का रिस्क लेता है किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए। अब आप ये रिस्क जो है पिछले 10 साल के हालात को तो देख के नहीं लिया जा सकता, लेकिन अगर हम इन्वेस्टर्स को ये एश्योर कराएं कि किसी तरीके से आने वाले 10 साल इससे मुख्तलिफ होंगे जो पिछले हमारे 10-20 साल गुजरे हैं, तो यकीनन इससे बेहतरी की गुंजाइश है। लेकिन जो आदाद शुमार आए हैं यकीनन खुश आइंद हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कम से कम भी 2-2.5 साल तक इस मोमेंटम को जारी रखना होगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे से तीसरे साल के अंदर जो है इसका नताइज जो है फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की शक्ल में हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यानी इसका मतलब जो अभी ये फिस्कल ईयर के जो चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह पर हैं, बहुत सारे शॉर्टफॉल्स हमें टैक्स के नज़र आ रहे हैं, कुछ दूसरे इश्यूज़ भी इस वक्त हमारी इकॉनमी को लेकर मौजूद हैं, तो ये आने वाले 6 महीने या साल इतने ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं साबित हो सकते। एक आध और इस तरह का सर्वे होगा, फिर लोगों से पूछा जाएगा, पॉलिटिकल अनरेस्ट भी कंट्रोल में रहना चाहिए, उसके बाद ही इसके खातिर खौफ फवाइद हम उठा सकेंगे। एक हौसला अफजा तो इस वक्त चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन अभी प्रैक्टिकली फौरी तौर पर कुछ होता नज़र नहीं आएगा। देखें, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है ना, आपकी इकॉनमी को शदीद ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर टैक्स बेस, जब अगला फिस्कल ईयर ख़त्म होगा तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमारी टैक्स बेस में कितना इजाफा हुआ है, कितने नए लोग टैक्सेशन सिस्टम के अंदर आए। इसी तरह जो आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट या लोकल इन्वेस्टमेंट के लिए टैक्सेशन का कॉम्पिटिटिव होना ज़रूरी है। इस वक्त 40 से 50% टैक्स चल रहा है आपका, तो 40 से 50% के ऊपर आप मुझे बताएं ना कौन बंदा इंडस्ट्री लगाएगा। और उसके बाद जो इनएफिशिएंसीज हैं, जो करप्शन है हमारे सिस्टम की, वो ऑन टॉप ऑफ इट है, वो इसके अलावा है। इसी तरह आपका ठीक है पॉलिसी रेट 15% है, इस वक्त बोरिंग रेट्स कम हो गए हैं, ग़ालिबन 12-13% के आसपास भी बैंक जो है लैंड कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि उसके लिए पॉलिसी रेट का भी सिंगल डिजिट में आना ज़रूरी है, ताकि आपका जो बोरिंग रेट है वो 9 से 10% के आसपास हो। उसके बाद जो है अगर अगले हम 1-1.5 साल के अंदर भी ये दो चीज़ें अचीव कर लेते हैं कि एक तो हम अपनी टैक्स बेस को बढ़ाकर थोड़ा टैक्सेशन रेट्स को हम कम करें, और दूसरा हमारा जो इंटरेस्ट रेट की जो बोरिंग कॉस्ट है उसको हम थोड़ा सा कम कर लें, तो इन दैट केस फिर जो है फॉरेन इन्वेस्टर का और लोकल इन्वेस्टर का ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो जो है इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। अभी तो देखें ना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जो हाई इंटरेस्ट रेट की, जब इंटरेस्ट रेट 22-23% पर पहुंच गए थे, उसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ मुश्किलात का शिकार हो गई थी। तो जो इंडस्ट्री अब थोड़ा सी इकनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होगी, थोड़ा कैश फ्लो क्रिएट होगा, तो कुछ इंडस्ट्रीज़ को ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। ये ब्रीदिंग स्पेस जब साल या 2 साल तक चलेगा तो फिर इसके इकनॉमिक बेनिफिट आम ट्रांसलेट होंगे इस सूरत में कि नई इंडस्ट्री भी लगेगी, थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटी भी क्रिएट होगी। खुशाइन बात यह कि चूंकि हमारी रेमिटेंसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है, तो रेमिटेंसेस का फ़ायदा ये होता है कि रेमिटेंसेस तकरीबन जो महीने की $3 बिलियन, या तकरीबन आप समझ लें कि 800 से 1000 अरब रुपया जो इकॉनमी के अंदर मुस्तकिल पंप इन हो रहा है, जो सिर्फ कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होता है, उससे लोकल इंडस्ट्री को काफ़ी ब्रीदिंग स्पेस मिलता है कि उसके वो पैसा लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जाहिर है कि अभी इन्फ्लेशन का जो फैक्टर है वो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम में उसका फैक्टर इन होना इसलिए बाकी है कि अभी इलेक्ट्रिसिटी रेट्स हाई हैं, लोग इस वक्त लोग अपने बुनियादी खर्चे निकाल रहे हैं, तो थोड़े से जब आमदन में इजाफा होगा तो फिर लोग मजीद भी खर्च करना शुरू करेंगे, क्योंकि इकॉनमी को जो चीज़ ड्राइव करती है वो कंज्यूमर स्पेंडिंग है। इस वक्त आपकी कंज्यूमर स्पेंडिंग डेड है, क्योंकि आपके जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा आई हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगर 1-1.5 साल 2 साल के अंदर थोड़ा सा अगर हमारी इकनॉमिक एक्टिविटी कुछ बेहतर होती है और जॉब क्रिएशन शुरू होती है, तो थोड़ा सा तनख्वाहों में भी इजाफा होगा, थोड़ा सा बिजनेस की वॉल्यूम में भी इजाफा होगा, तो उम्मीद कर सकते हैं कि उससे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम में बेहतरी आएगी और हमारे इकॉनमी का ग्राफ ऊपर जाएगा। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि हमें 10 साल का एक रोड मैप इकॉनमी का होना ज़रूरी है कि किस तरीके से वो इकॉनमी, जो हमारे वो सेक्टर्स जो हाईली अंडर इन्वेस्टेड हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारा जो मशीनरी सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर, इस पर हमने पिछले 50 सालों में कभी भी तवज्जो नहीं दी, उसको हम कैसे करेंगे। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारा जो सबसे बड़ा जो हमारा एक्सपोर्ट है, उसके अंदर भी अगर हम
जो टेक्सटाइल मशीनरी को, टेक्सटाइल की लूमों को, टेक्सटाइल के केमिकल्स को इंपोर्ट करते रहेंगे, हमारे कॉटन का आउटपुट का जो हशर हुआ है पिछले चंद सालों में, अगर हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी ना रही कि हमारा कॉटन आउटपुट को हम कैसे मजीद बढ़ाएंगे कि हमें कॉटन इंपोर्ट ना करना पड़े, तो हमारी किस तरह हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव होगी। और मुझे आप ये बताइए अगले 5 साल में भी अगर हम टेक्सटाइल की हमारी एक्सपोर्ट्स में इम्पैक्ट आता है तो किस तरीके से हम, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिप्लेस कर सकती है। इस वक्त हम एग्रीकल्चर गुड्स को भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान की जो आबादी की शरह आबादी की रफ्तार है तकरीबन 2.5 से 3% है। पाकिस्तान को अगर सही मानों में इकोनॉमिक अपलिफ्ट करना है, नेक्स्ट लेवल ऑफ इकोनॉमी में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जाना है, तो उसके लिए पाकिस्तान को कम से कम 5 से 7 या 10 सालों तक 5 से 7% की कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए। वो ग्रोथ मोमेंटम क्रिएट करने के लिए आपको एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी के बजाय लोकल मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में जाना होगा, जिसके लिए जिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मैंने पहले जिक्र किया, जिसमें लो इंटरेस्ट रेट्स हैं, आपके लो टैक्सेशन रेट्स हैं, आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो IMF ने मना कर दिया, लेकिन उसके बगैर कोई चारा कार नहीं है। जब तक ये सारे काम नहीं होंगे तब तक जो है हम नेक्स्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नहीं जा सकते। सही। और नवाज साहब, एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तो ये गवर्नमेंट लेकर आ रही है जिसमें ग्रोथ को भी 9% तक लेकर जाना है, जिसमें जो ओवरऑल इकोनॉमी का वॉल्यूम है उसको भी 375 बिलियन से 1 ट्रिलियन तक लेकर जाने की बात हुई है। अब 2034-35 तक ये अमली तौर पर मुमकिन है नहीं है, चूंकि इतनी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हमारी होती नहीं है। अभी के जो ये टैक्स रेट को आप कम करने पर जो फोकस करने की बात कर रहे हैं वो तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नज़र ही नहीं आ रहा, चूंकि जो शॉर्टफॉल्स ऑलरेडी मौजूद हैं 340-350 बिलियंस के, वही मीट करना इस वक्त बड़ा चैलेंज है। तो रेट कम होना तो बहुत ही मुश्किल इन हालात में नज़र आ रहा है। लेकिन जब तक आपका रेट कम नहीं होगा कोई नई इंडस्ट्री आपके मुल्क में नहीं लगेगी। या समझ लें मौजूदा टैक्सेशन रेट्स जो हैं और हमारे टैक्सेशन सिस्टम के अंदर जो लीकेजेस हैं, जो लूप होल्स हैं, उसकी बुनियाद पे तो आप भूल जाएं कि कोई भी बंदा नई इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगाएगा। हाँ, किसी के टैक्सेशन सिस्टम में मतलब कोई एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री लगा दे कि 1% इसका जो है जो आपका जो टर्न, लेकिन एक्सपोर्ट का भी आपको याद हो कि पिछले बजट में भी एक प्रपोजल था कि एक्सपोर्टर्स को भी जो है वो किसी तरीके से बजाय टॉप लाइन 1% की बजाय हम उसको जो है उनके एक्चुअल इनकम के ऊपर कर दें। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो माइंडसेट है ना, अभी भी जो सोच है वो यही है कि जो आदमी फॉर्मल सेक्टर में पैसा बना रहा है, अपनी इनकम डिक्लेयर कर रहा है, तो मजीद उसको जो है निचोड़ा जाए। हमारे यहाँ टैक्सेशन बेस को बढ़ाने के लिए और इस तरीके से टैक्सेशन बेस को बढ़ाया जाए कि वो डिजिटल इकॉनमी के तरफ हम जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स पे करें और टैक्स का बर्डन अनडॉक्यूमेंटेड से डॉक्यूमेंटेड से अनडॉक्यूमेंटेड की तरफ जाए। वो सोच अभी तक हमारे यहाँ पाई नहीं जाती। जब हमारे यहाँ अभी भी सोच वही है कि इस तरह जो लोग ऑलरेडी टैक्सेशन सेक्टर के अंदर मौजूद है उन पर मजीद टैक्सेशन का बर्डन लगा के उसके अंदर से किस तरह पैसे उनकी जेब से निकलवाए जाए। इसलिए आपने सैलरी क्लास का भी देखा कि सैलरी क्लास से मजीद जो है वो सुपर टैक्स लगा दिया गया था। तो पहले अपना फंडामेंटल हमें माइंडसेट चेंज करना होगा, क्योंकि इस किस्म के जो हमारे यहाँ बात हो रही है, हम जिस मिसाल के साथ आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, उसके लिए आपको जिस किस्म की ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है वो इस वक्त मुल्क छोड़ के जा रही है। उसकी वजह आपके बहुत हाई टैक्स रेट्स और इन्फ्लेशन रेट्स हैं। जब तक आपके टैक्सेशन रेट्स कम नहीं होंगे तब तक आपके मुल्क में जो है ये कैश 22 सिचुएशन है, दो धारी तलवार है। अगर आप वक्ती तौर पर टैक्सेशन रेट्स कम करेंगे तो आपको जाहिर है कि वक्ती तौर पर तो उसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन अगर हम डिजिटल इकॉनमी की तरफ जाएँ, हम FBR के सिस्टम से एक जो प्रपोजल था फिर उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो सका कि हम टर्नओवर बेस्ड टैक्स के ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसकी हम जो रिटेल सेक्टर है उसकी इंटीग्रेशन करें, तो उम्मीद की जा सकती है कि हमारे टैक्स बेस काफ़ी इंप्रूव हो सकती है। लेकिन उसके लिए जाहिर है कि एक बहुत फंडामेंटल किस्म की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जब ट्रांसफॉर्मेशन प्लान आएगा तो फिर देखेंगे कि उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा है। लेकिन एट द करंट बॉड इंटरेस्ट रेट्स एंड एट द करंट टैक्सेशन रेट्स पाकिस्तान में किसी किस्म की जॉब क्रिएशन और इंडस्ट्री का लगना नामुमकिन है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नुमान अब्दुल मजीद साहब, माहिर माशियात हमारे साथ गुफ्तगू आपने सुनी। और नईम कुरैशी साहब माहिर माशियात हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी हम ज़रा जानेंगे कि अभी ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स का जो इस वक्त एतमाद है बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की सूरत में आने वाले दिनों में ये कितना फ्रूटफुल साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया नईम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब जिस तरह ये इस वक्त बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सामने आया है और उसमें हर फिगर को, हर आशारिये को हम ऊपर की जानिब जाता देख रहे हैं, तो 2022 और 23 के निस्बत 2024 में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल खासी बेहतर रही है। अगले 2-3 महीने कितने अहमियत के हामिल हैं? बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, अगले 2-3 महीने नहीं बल्कि मेरे ख्याल में तो अगले 6 महीने और अगला नेक्स्ट ईयर जो है वो हमारे लिए बहुत ही अहम है। पूरा साल ही हमारे लिए अहम है क्योंकि हम माशी बहरान से गुजर रहे हैं और अब कहीं जाके हमें अपने इस बहरान का कुछ हल नज़र आ रहा है या बहरान के हल की जो कोशिशें की जा रही हैं उसमें हमें कुछ ऐसा नज़र आता है कि उसके नताइज आना हमारे सामने हो गए। देखिए, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, हर चंद के मैं बार बार ये कहता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो
मायार नहीं है, सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ का, लेकिन उसके बावजूद हम इसे पॉजिटिव इंडिकेटर्स में लेंगे। इसी तरह जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनमें भी बेहतरी के आसार हमें वाज़ह तौर पे नज़र आते हैं, और हमें ये भी नज़र आता है कि हमारे यहाँ जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं उन्हें अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी नज़र आती है। हरचंद के अभी भी हमारे यहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस है, आपको पता है कि हम एक सियासी बहरान से भी गुजर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त मुझे ऐसा महसूस होता है कि इन्वेस्टर्स ये महसूस कर रहे हैं कि तमाम तर पॉलिटिकल टर्मोइल के बावजूद ये हुकूमत जो है वो कायम रहेगी, और अगर जिस तरह से SIFC और वज़ीर आज़म जिस तरह की कोशिशें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एतमाद जो है ये काफ़ी अरसे तक जो है कायम रहेगा और हम मुआशी तौर पे आगे की तरफ बढ़ेंगे। सही, इसका मतलब कि अगले 6 माह में हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से बड़ी इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं, पाकिस्तान की ग्रोथ भी ज़्यादा हो सकती है। ये फिस्कल ईयर शायद थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो, चैलेंजिंग हो, लेकिन जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर हमारा शुरू होगा अगले साल के जुलाई से, उसमें खासी हद तक फिगर्स मज़ीद बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। पाकिस्तान की जो मैक्रो इस वक्त स्टेबिलिटी है उसका आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी फिर हमें देखने को मिल सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसा होगा, क्योंकि देखिए अगर हकीकी मानों में मईशत जो है वो ग्रो करती है, अगर वाकई हमारी शरह नमो में कुछ इजाफा होता है तो फिर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी होगा, और जब तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होगा लोगों को महसूस नहीं होगा। जिस तरह आज भी बड़े पैमाने पे आपको पता है कि ये बात कही जाती है कि जी हम बार बार कहते हैं कि जी महंगाई कम हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग इस तासुर के साथ कायम हैं कि जी महंगाई का असर लोगों पे नहीं हो रहा, लोगों को महसूस नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मस्बत असरात हैं वो ट्रिकल डाउन जब तक आवाम तक नहीं करेंगे, जब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा हुकूमत। तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने के बाद हमें इसमें पॉजिटिविटी वाज़ह तौर पे नज़र आएगी। दूसरी बात यह है कि जो हमारी मईशत की असल बीमारियां हैं, अगर हुकूमत ने उस पर भी कोई काबू पा लिया पूरी तरह, तो यकीनन हम फिर इस क्राइसिस से बाहर होंगे, जिसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो बिजली की कीमत है, गैस की कीमत है। जब तक हम इनकी कीमतें, क्योंकि इस वक्त भी देखें पाकिस्तान में इस वक्त भी जो हमारे दीगर ऐसे ममालिक हैं जो एक्सपोर्ट्स करते हैं, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज भी हैं, वहाँ भी उनसे भी आप कंपेयर करें तो आज भी हमारे यहाँ बिजली महंगी है, आज भी हमारे यहाँ गैस महंगी है। जब तक साइड बाय साइड हम इस चीज़ को हल नहीं कर सकेंगे, जब तक हम ये नहीं कह सकेंगे कि हम बहरान से निकल गए या हमारी मईशत अपने कदमों पे खड़ी हो गई है, कदमों पे उसी वक्त खड़ी होगी जब इनकी कीमतें नीचे जाएंगी, इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह चलना शुरू होगी। अभी भी कहा जाता है कि 30 से 40% इंडस्ट्री जो है बंद है। अगर हम उसे रन करने में कामयाब हो गए तो फिर हमें 6 महीने बाद या नए फिस्कल ईयर की जो बात आपने की उसमें हमें बहुत बेहतरी नजर आएगी। तो अब नईम साहब, बड़ी हैरानकुन बात यह है कि हुकूमत की बड़ी कोशिश है, संजीदगी भी है बिजली के मसले को हल करने के लिए, लेकिन जो ज़्यादा फोकस और पूरा जोर है वो सिर्फ IPPs की तरफ है। जो अपना हाउस इन ऑर्डर करना है उस तरफ शायद वो तवज्जो नहीं है। रिकवरीज़ में इस साल के भी फिगर्स 380 अरब के खसारे के हैं और प्रॉपर रिकवरीज नहीं हो सकी। फिर जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेज हैं वो भी 280 अरब से ज़ायद का खसारा है। ये कुल मिलाकर 660 अरब से भी ज़्यादा का ये नुकसान पिछले एक साल में बनता है, जो पिछले सालों से ज़्यादा है। तो जब संजीदगी ज़्यादा है, फोकस ज़्यादा है, फिर ये नुकसान भी ज़्यादा क्यों हो रहा है? ये नुकसान तो फिर ये खसारा कम होना चाहिए था इसमें। देखिए, एक तो सबसे बड़ा इशू ये है कि हुकूमत पाकिस्तान अपने अखराजात पे कमी लाने के लिए तैयार नहीं, और ये एक हमारी माशरती बीमारियां हैं कि हम कर्जदार होने के बावजूद अपने इलल्ले तिलल्ले को छोड़ने को तैयार नहीं है। एक तो ये मसला है। दूसरी बात ये कि अगर आपको याद होगा, बार बार एक पुरानी बात करनी पड़ती है, और वो ये कि जब FBR का टारगेट तय किया जा रहा था जून में, जो मई में जब बजट आने वाला था, तो उस वक्त भी सबकी ये राय थी कि ये अनरियलिस्टिक टारगेट है, ये अचीव नहीं हो सकेगा। और आजकल इंपोर्ट्स को जिस तरह कर्व करने की कोशिश की जा रही है, इंपोर्टर हजरात को जिस तरह बैंकों में मसाइल का सामना है, FBR की पॉलिसीज का जिस तरह सामना है, मुझे लगता है कि ये जो डेफिसिट है FBR का, जो 340-350 अरब के दरमियान है, ये कम होना तो दरकिनार ये बढ़ता नजर आ रहा है मुझे अगले 3-4 माह में। जिस तरह से इंपोर्ट्स में कमी आ रही है और जिस तरह से
बैंकों के बारे में मैं बड़ी यकीनी आपको बात बता रहा हूं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री समेत जितने बड़े इंपोर्टर्स हैं सब जो है वो परेशान हैं और इंपोर्ट को कर्व किया जा रहा है, तो वो नुकसान भी पूरा होने वाला नहीं है। और जब तक हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं करेगी उस वक्त तक मुझे हुकूमत के लिए ये संजीदगी का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो आप देखिए कि कौन सी चीज़ है, आप देखिए ब्यूरोक्रेट्स को तनख्वाहें जिस तरह बांटी जा रही है, जिस तरह अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं, जिस तरह गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं, हुकूमत जो है आप देखिए कि अब जो ये हमारा जो NFC अवार्ड है उसमें आपको याद हो 2007 में अवार्ड में जो था वो 47 से 57 जो है शेयर कर दिया था सूबों का। तो मरकज के पास तो वैसे ही कुछ नहीं है। आज तो खुद कल कायमा कमेटी ने भी कहा कि भाई इस पे सूबों से बातचीत करो और NFC अवार्ड को रिविजिट करो और शेयर जो है वो बढ़ना चाहिए मरकज का। तो जब तक ये सारी चीजें नहीं करेंगे और अगर सियासी मसलियतों का शिकार रहेंगे तो ये मामलात आगे बढ़ने वाले नजर नहीं आते मुझे इन चीज़ों के बगैर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नईम कुरैशी साहब, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। कहते हैं ब्रेक के बाद मियां जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मारूफ सनतकार हैं, उनसे पूछेंगे कि अब ADR की जो बैंक की परसेंटेज है वो बढ़ते बढ़ते 29 नवंबर तक अब 48% तक पहुंच गई। तो बहुत तेज़ी के साथ वो 50% की जानिब गामज़न है। और फिर उसके साथ साथ जो 9 सेंट की बिजली की डिमांड है इस वक्त इंडस्ट्री की, वो कैसे मुमकिन हो सकेगा, जबकि नेपरा की रिपोर्ट में 660 अरब के लॉसेज अभी भी सालाना मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर डिटेल से बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में दो अहम मौज़ूआत पर हमें बात करनी है। एक तो जो बैंकिंग सेक्टर का ADR है उसमें आहिस्ता आहिस्ता अब हम इजाफा होते देख रहे हैं और पिछले दिनों हमने ही अपने प्लेटफॉर्म से आवाज़ बुलंद की कि किस तरह जो 50% से कम इस वक्त ADR वाले बैंक्स हैं उन पर 15% का इजाफी टैक्स आयद होना। प्राइवेट सेक्टर को लेंडिंग नहीं की जा रही थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बैंक्स ने अपने उस परसेंटेज को बढ़ाकर 49% तक ये बैंक्स लेकर आ गए, जो कि नवंबर के एंड तक का फिगर है। और उम्मीद यही है कि दिसंबर के आखिर तक शायद ये 50% की हद को भी उबूर करने में कामयाब हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमारी इंडस्ट्री को सस्ती बिजली चाहिए, उसके लिए कमिटमेंट्स भी इंडस्ट्री से की जा रही हैं, लेकिन उन कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए जो अमल दरामद होता हम देख रहे हैं उसमें कहीं कहीं हमें फ्लॉज नज़र आ रहे हैं। IPPs के साथ तो बहुत संजीदा अंदाज से बातचीत की जा रही है और कामयाबी के साथ वो सिलसिला चल रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो लाइन लॉसेज हैं और जो रिकवरीज़ में कमी है वो अभी तक उस तरीके से अप टू द मार्क नहीं है। तो ये अपनी जगह पर एक बड़ा इशू है कि वो जो फ़ायदा, वो जो रिलीफ IPP से बातचीत के ज़रिए और उनको टेक एंड पे मोड में ले जाकर हासिल किया जा रहा है, उसका पूरा फ़ायदा फिर हम इसलिए नहीं उठा पा रहे चूँकि लाइन लॉसेज और रिकवरीज़ और जनरेशन के और डिस्ट्रीब्यूशन के जो इशूज़ हैं वो बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। मियां जाहिद हुसैन साहब हमारे मुल्क के मारूफ सनतकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आपने बहुत शुक्रिया मियां जाहिद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। पहले ज़रा जो बैंकिंग सेक्टर वाला इशू है, हम ADR में मुसलसल अब परसेंटेज वाइज बैंक्स के इजाफा देख रहे हैं। पहले उन्होंने एक ह्यूज डिपॉजिट पर एक फ़ीस का ऐलान किया, आपने हमने सब ने मिलकर आवाज़ उठाई, वो बैंक्स को वापस लेना पड़ा। अब एक अच्छी बात है कि लैंडिंग में भी इजाफा होगा, चूँकि आगे इंटरेस्ट रेट में भी हम कमी होते देख रहे हैं, तवक्को यही है। तो ओवरऑल कम से कम ये वाला मामला अपनी एक बेहतरी की जानिब गामज़न है। जी बहुत शुक्रिया। ADR की जो आपने बात की, ये एडवांस टू डिपॉजिट रेशो है और ये बैंक्स के पास जितना डिपॉजिट होता है उसका कम से कम 50% उन्हें आगे प्राइवेट सेक्टर को लैंड करना है। जो आपने अभी 48% की नवंबर की फिगर बताई है, वो मेरे पास जो आ रही है वो 44% है। अच्छा। और उससे पहले जो थी वो गालबन थी 39%। तो उसके बाद से जो मेरे हिसाब से कोई 5% का इजाफा हुआ है लैंडिंग में, और वो कुछ इस तरीके से हुआ है कि उसमें कोई 1 ट्रिलियन रुपीस का तो जो इन्होंने 5% की वो फीस लगाई थी, तो उसके बाद से कुछ तो डिपॉजिट्स जो हैं बैंकों से वो लोगों ने अपने पैसे निकाले। अच्छा। तो एक तो उस वजह से कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है और दूसरी बात ये कि इन्होंने कुछ DFIs को लैंडिंग की है। तो DFIs को लैंडिंग की है तो वो भी शॉर्ट टर्म लैंडिंग की है। जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग करने का ताल्लुक है तो वो अभी तक उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है या इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को अभी जो 15% अभी जो आया है कॉर्पोरेट रेट,
ये भी ज्यादा है, इसलिए कि काइबोर 15 और प्लस 2-3% अगर बैंक का लगा है स्प्रेड, तो 17-18% भी फिजिबल नहीं है प्राइवेट सेक्टर के लिए। अब जो आपका इन्फ्लेशन है वो 5% से भी नीचे आ गई है, तो जो असल इसमें अगर हम वाकई कोई अगर सिग्निफिकेंट चेंज देखेंगे तो मेरा ख्याल है दिसंबर के बाद यानी जनवरी में जाके हमें कुछ नजर आएगी। सो फार मैं समझता हूँ कि इसमें ये जो कॉस्मेटिक इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत जो फाइन ट्यून किया है, तो उससे ये उसमें थोड़ा फर्क आया है। सही। तो अब इसमें जो एज रेगुलेटर अगर स्टेट बैंक थोड़ा सा हमें फाल मुतारिक किरदार अदा करता नजर आए, तो अब चूंकि 50% के बहुत करीब आ चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर को लेंडिंग में भी स्टेट बैंक को अब थोड़ा सा मुतारिक होना पड़ेगा कि ये जो तरीक़ेकार अपना कर अपने ADR को 50% से ज़्यादा शो करने की कोशिश इस वक्त बैंक कर रहे हैं। तो हुकूमत के भी सामने सब कुछ हो रहा है, स्टेट बैंक के भी सामने हो रहा है, तो अब बैठ कर चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना बड़ा ज़रूरी है इस मौके पर। हाँ, इसमें मैं ये समझता हूँ कि देखें इसमें रेगुलेटर क्या करेगा। बैंक्स जो हैं वो तो रेडी हैं प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग करने के लिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की एपिटाइट नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर की एपिटाइट बढ़ाने के लिए इनको मार्कअप का रेट कम करना पड़ेगा। उसके बगैर इंडस्ट्री में तो इस इतने हाई कॉस्ट के ऊपर पैसा लेना उनके लिए फिजिबल नहीं है। तो इसलिए उनको एपिटाइट बढ़ानी होगी, कुछ इस तरीके से पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करानी होगी कि जिसके नतीजे में प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ हो, ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर बने। तो ये बहुत जरूरी है और उसके लिए 2 काम होने बहुत जरूरी है। एक तो ये कि इसकी प्राइसिंग यानी जो मार्केट प्राइस है वो कम होनी चाहिए, पॉलिसी रेट कम होना चाहिए और इसको मैचिंग विद द इन्फ्लेशन होना चाहिए। इस वक्त अगर इन्फ्लेशन 5% है तो चले आप 7% रख लें। तो मैं समझता हूँ कि अगर 15% भी है तो इसको कम से कम 7-8% कम होना चाहिए। तो फिर ये होगा कि वाकई सही मानों में आपका जो प्राइवेट सेक्टर है वो इंजन ऑफ ग्रोथ बनेगा। और फिर साथ ही आपको जो बिजली की कीमतें हैं उसमें भी आपने देखा कि 8 IPPs जो हैं उनके साथ उनके जो एग्रीमेंट्स हैं वो खत्म किए गए हैं और वो जो फंडिंग हो रही थी कैपेसिटी चार्जेस की वो बंद हुई है। तकरीबन 300-350 अरब रुपए गवर्नमेंट को वहां से सेविंग होगी। और कुछ आपने कल देखा कि वो जो बगास के ऊपर जो बिजली बनती है उसके ऊपर भी कोई रेट रिवाइज कर रहे हैं। फिर इसके अलावा टेक एंड पे वाली पॉलिसी भी आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो आर्मी चीफ ने भी यहाँ आए थे कराची, तो उन्होंने बात की थी, तो वो कह रहे थे कि अब आपको बिजली 9 सेंट पे मिलना शुरू हो जाएगी। तो वो 9 सेंट वाली बात अगर हो जाती है तो फिर इंडस्ट्री मैं समझता हूँ कि अपने जो पोटेंशियल है पाकिस्तान का वो यूटिलाइज कर पाएगी। और फिर सही मानों में अगर हम देखेंगे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, कुछ गुर्बत भी कम होगी, कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी आएगा। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं जो बड़ी अच्छी और कामयाब रही हैं मौजूदा हुकूमत की, तो उसके सही समरात अगर हम देखेंगे गरीब आदमी तक और आम आदमी तक पहुंचते हुए देखेंगे, तो वो फिर इन जो 2-3 इकदाम मैंने आपको सजेस्ट किए हैं तो इसके साथ मुमकिन होंगे और वक्त कोई ज्यादा दूर नहीं है। मुझे लग रहा है कि जनवरी-फरवरी में ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इन प्लेस होंगी। लेकिन जाहिर साहब ये IPPs के साथ जब बातचीत कामयाब हो रही है, 8 IPPs मान गए, उससे हम 200-250 अरब का जो एक रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बचत उससे होने जा रही है, वो बैलेंस हो जाती है वहाँ पर जब हम लाइन लॉसेस की मद में कोई सालाना 125-150 या 200 अरब रुपए ज़ाय कर देते हैं, फिर हमारी रिकवरीज प्रॉपर नहीं हो पाती, तो वहाँ भी हमें कोई 100-125 अरब का शॉर्टफॉल वहाँ आ जाता है। तो वो मिलकर उस IPP वाले रिलीफ को बैलेंस कर रही हैं। तो वो सिचुएशन में वो बेहतरी आ नहीं सकेगी जब तक पैरेलल काम नहीं होगा। हम सिर्फ IPPs पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन के जो इशूज़ हैं वो हमने मुकम्मल तौर पर इग्नोर किए हुए हैं। 2023 के मुकाबले में 24 के फिगर्स ज़्यादा खसारे वाले हैं। आप सही कह रहे हैं। देखिए हम 2100 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में IPPs को दे रहे थे। अब 350 अरब रुपए की वहां से बचत हो जाएगी, लेकिन अगला साल जो है हमारा जो अगला फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमें पेमेंट करनी थी 2800 अरब रुपए। उसकी वजह यह है कि जितना आपने सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है तो उसकी वजह से आपकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है IPPs की वो कम यूटिलाइज हो रही है, तो वो पेमेंट आपने करनी है। तो इसके साथ ही अभी जो बात आपने की जो हमारी जो इसमें लॉसेज हो रहे हैं बिजली में, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लॉसेज हैं, रिकवरी ऑफ मसला भी है और थेफ्ट भी है।
ये तीनों चीजें अगर मिला लें तो प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था कि कोई 1000-1200 अरब रुपए के ये भी लॉसेज हैं, जो आप 150-200 या 300 अरब आप बता रहे हैं ना, तो ये तीनों चीजों को अगर हम मिला लें तो कोई 1200 अरब रुपए साल के ये लॉसेज है। तो ये तो आज से नहीं है, बड़े अरसे से हैं और ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं, हर साल पहले की निस्बत ये बढ़ जाते हैं। तो इसको अरेस्ट करना बहुत जरूरी है, कंटेन करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमें बिल रिकवरी अपनी बेहतर करनी होगी, थेफ्ट को कंट्रोल करना होगा। लाइन लॉसेज जो है वो इंटरनेशनली कोई 8% होते हैं, हमारे यहाँ कोई 12% आ रहे हैं, तो लाइन लॉसेज को हमें ठीक करना होगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है। अभी एडीबी से भी इन्होंने कुछ फंडिंग अरेंज की है, वो $200 मिलियन की। तो अब ये इस तरीके से चीजें अगर हमारे पास आएंगी और गवर्नमेंट इस पे काम करेगी तो होपफुली फिर ये चीजें भी आपकी बेहतर होने जाएंगी। जी जी हाँ जी, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान एक गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है और उसमें हम ये देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के बड़े बड़े प्लान्स हैं अगले 5 साल को लेकर, अगले 10 साल को लेकर। वो इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहते हैं, वो लिटरेसी रेट को भी बढ़ाना चाहते हैं, गुर्बत में कमी करना चाहते हैं, वो ओवरऑल जो हमारी इकॉनमी का हुजूम है उसको भी कोई 450 अरब से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन पर ले जाने की बात करते हैं। लेकिन जब तक हमारी इंडस्ट्री को फैसिलिटेशन नहीं मिलेगी, जब तक प्राइवेट सेक्टर अपना रोल नहीं उस तरीके से प्ले करेगा और उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, या अभी जो रिसेंटली हम आईटी सेक्टर जिस पर हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं उस पर से ये वक्ती बंदिशें नहीं ख़त्म होंगी, तो ये प्लान में हम कामयाबी से आगे कैसे बढ़ सकेंगे? बहुत सारी चीज़ें जो कि हुकूमत को ऑन ग्राउंड आकर समझनी भी होंगी और उस पर इम्प्लीमेंट भी करना होगा। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अभी आपने आईटी सेक्टर की बात की, तो आईटी सेक्टर का जो हमारा रियल पोटेंशियल है, अगर हम देखें नियर फ्यूचर में, तो वो $10 अरब का है, और अगर आप थोड़ा सा उसके आगे चले जाएं तो $25 अरब का है। लेकिन अभी जो हमारे यहाँ इंटरनेट के जो मसाइल चल रहे हैं उसकी स्पीड के हवाले से, तो उसकी वजह से वो भी अब शोबा हमारा डिप्रेशन में आ रहा है। तो हमें बहरहाल हुकूमत को ये चीजें अंदाजा तो है और हम भी हुकूमत को बताते रहते हैं, तो ये चीजें ठीक होनी चाहिए। अगर ये ठीक होंगी तो आप देख लेंगे कि अगले 2-1 सालों में हमारी आईटी की जो है एक्सपोर्ट वो कोई $10 अरब पे चली जाएगी। अभी आपने देखा कि हमारी जो इस वक्त फॉरेन रेमिटेंस है उसमें भी कोई 34% इंक्रीज हुआ है, और इस साल जो हमारी रेमिटेंस होंगी वो 35-36 अरब होंगी एज अगेंस्ट लास्ट ईयर जो कि $30 अरब थी। तो $5-6 अरब का हम इसमें भी इंशाल्लाह इजाफा देखेंगे। ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है उसमें भी हमको इस वक्त 14% के करीब इंक्रीज देख रहे हैं, और उसमें कुछ नए आइटम हमने ऐड किए हैं एक्सपोर्ट में। अपने जो 5 पुराने आइटम्स होते हैं उसके अलावा अपने कुछ नए आइटम्स के ऊपर भी हम आए हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो ओवरऑल गवर्नमेंट बहुत साइडों पे बहुत अतराफ में कोशिश कर रही है, और हम एज FPCCI फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी गवर्नमेंट के साथ इसमें अटैच्ड हैं, और गवर्नमेंट को हम सपोर्ट कर रहे हैं इन चीज़ों में कि जिसमें हमारी रियल माने में जो ग्रोथ है वो आए, और जिसका जो डेवलपमेंट है अगर तो वो हमारा ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो, लोगों को रोजगार भी मिले, गुर्बत भी दूर हो, इंडस्ट्री बढ़े, और एग्रीकल्चर हमारा जो मुल्क की असल में जो बैकबोन है इकॉनमी की, एग्रीकल्चर में हमारी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। पिछले साल तो लकीली 6.5% ग्रोथ आई, जिसका मतलब ये है कि कोई 15 से 18 अरब डॉलर हमारे रूरल इकोनॉमी में पिछले साल इंजेक्ट हुए, और उसमें लोगों में खुशहाली भी आई। अब इस साल अब आप देखेंगे गवर्नमेंट ने गालबन 2% तो टारगेट रखा हुआ है ग्रोथ का। तो अगर हमारी इसमें ग्रोथ मेंटेन रहती है तो फिर हमें आगे, जैसे कॉटन क्रॉप है हमारी, उसके बारे में कुछ अच्छी न्यूज नहीं आ रही, वो अगर हमारी बेहतर हो जाती है, इसमें असल में हम ये देख रहे हैं सेक्टोरल रिसर्च जो हम कर रहे हैं, तो उस सेक्टोरल रिसर्च से हमें ये चीजें सामने आ रही हैं कि छोटी छोटी मुख्तलिफ चीजों में फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर आप देखें तो पेपर के ऊपर ड्यूटी जो है वो बहुत ज्यादा है, कुछ 63% है पेपर की इंपोर्ट पे। वो लोकल इंडस्ट्री को उन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए 63% ड्यूटी लगाई हुई है, जबकि जो बुक्स हैं, जो प्रिंटेड बुक्स हैं, उनके ऊपर कुछ 12% है। तो इसके नतीजे में बुक्स इंपोर्ट हो रही हैं, और हमारी अपनी जो इंडस्ट्री है प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट इंडस्ट्री, उसमें काफी सारी इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई है सिर्फ इस, और 2 लाख लोग उसमें बेरोजगार हो गए। तो इसमें जरूरत इन चीजों की है कि छोटी छोटी चीजों में फाइन ट्यून करके हम अपनी जो इंडस्ट्री है उसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी को हम यूटिलाइज करें और लोगों को रोजगार दें। तो इस वक्त कोई पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स होती हैं उसका कोई 5 से 10% पोर्शन जो है
वो हमारी जो पैकेजिंग और प्रिंटिंग इंडस्ट्री है वो उनका है, तो उसमें हम बड़ी तेजी से इजाफा कर सकते हैं और उसकी बल्कि हम एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इसको हम ठीक कर लें। इसके साथ साथ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अगर हम प्रमोशन करते हैं, वहाँ के जो इश्यूज हैं, मिसाल के तौर पे आपकी जो मार्बल इंडस्ट्री है इसकी पॉलिशिंग के यूनिट्स हैं वो यूनिट्स लगा लिए जाएं जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती उनमें, तो उनको अगर हम कर लेते हैं तो उसके नतीजे में हमें बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन हो सकती है, लोगों को लोकल रोजगार भी मिल सकता है। इस तरह हमने हर सेक्टर के ऊपर रिसर्च हम कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट को उसमें सजेस्ट कर रहे हैं कि क्या क्या वेज एंड मीन्स हैं कि जिससे हम लोकल लेवल के ऊपर हम लोगों को रोजगार भी दे सके और अगर रोजगार उनके पास जो है उसमें वैल्यू ऐड कर सके। तो ये इस तरह की चीजें हैं जिसमें हम और गवर्नमेंट मिलकर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसके और अच्छे नतीजे भी आए। सही। और जाहिर साहब एक सजेशन आप लोगों का पूरी बिजनेस कम्युनिटी का गवर्नमेंट को ये भी है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी का इस वक्त एक कट डाउन है वो जो एक्सपेक्टेड है वो 2-3% है, आप लोगों की डिमांड कोई 5-6% की है कि उसको सिंगल डिजिट में लेकर आएँ। अब ये कमिंग वीक के स्टार्ट में जब ये अनाउंसमेंट होनी है तो गवर्नमेंट कन्विंस क्यों नहीं हो पा रही आप लोगों की डिमांड पर कि एक ही साथ अगर 5-6% की कमी की जाती है तो उससे ज़्यादा बिजनेस जनरेट होगा, एक्सपोर्ट्स पर भी एक पॉजिटिव असर पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर की भी उससे हौसला अफजाई हो जाएगी। आहिस्तगी के साथ ये रिलीफ क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? असल में हम तो ये समझते हैं कि इस दफ़ा जो अब गालबन 15 या 16 दिसंबर को मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होनी है, हम समझते हैं कि उसमें 8% का कट होना चाहिए और वो 7% पे आना चाहिए। अच्छा। लेकिन एक्सपेक्टेड किया गया कि गवर्नमेंट शायद 3-4% करेगी और उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो गवर्नमेंट बहुत एहतियात से चलना चाहती है कि ऐसा ना हो कि जो इन्फ्लेशन बड़ी मुश्किल से कंट्रोल आई है तो इन्फ्लेशन में दोबारा इजाफा हो जाए। दूसरी रीजन उसकी यह है कि इसमें इंपोर्ट्स में ज्यादा इजाफा ना होना शुरू हो जाए ताकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो फिर डिप्लीट ना होना शुरू हो जाए। फिर ये कि देखें जैसे जैसे हमें IMF से हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है, पैकेज मिला है, तो उसके नतीजे में हमें फॉरेन लोन भी अब मिलना शुरू हो गए हैं जो कि बड़ी कम कीमत के ऊपर मिलते हैं। जबकि गवर्नमेंट पहले जो बड़ी स्टेक होल्डर थी जो बैंकों से बोरोइंग करने में, तो अब जाहिर है कि गवर्नमेंट वो फंड ले रही है और जो मुल्की हमारे जो फंड्स हैं बैंकों के वो उनको वापस कर रही है और वही पैसे आएंगे बैंकों के पास जो कि वो प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग करेगा। तो ये एक ऐसा एक सर्किल है कि जिसको गवर्नमेंट चाहती है कि वो बड़ा केयरफुली इन चीजों को हैंडल करे ताकि फिर ऐसा ना हो कि सिचुएशन उनके हाथ से निकल जाए। ये तो गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट है। हमारा व्यू पॉइंट ये है कि अगर आपने इकॉनमी को जंप स्टार्ट देना है, लोगों को रोजगार देना है, गुर्बत के जो कमी आई है, जो महंगाई में कमी आई है उसका एडवांटेज गरीब को देना है, तो फिर आपको मार्कअप रेट को कम करना होगा ताकि हमारी इंडस्ट्री जो है अपने फुल स्विंग के ऊपर चले। और जब वो फुल स्विंग पे चलेगी तो जो हमारी एक्सपोर्ट में हम कोई 14% के करीब इजाफा देख रहे हैं, जो मैंने आपसे कहा इस साल हमारी एक्सपोर्ट्स भी इंशाल्लाह कुछ 34-35 अरब डॉलर की होंगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इसमें ये मार्कअप रेट और बिजली की कीमतों को ठीक कर लें तो हमारी एक्सपोर्ट्स 40 अरब डॉलर पे भी जा सकती हैं और हमें 25 अरब डॉलर हर साल लौटाने होते हैं कर्जों के। तो वो 25 अरब डॉलर अगर हमारे अपने ही 10-15 अरब डॉलर जनरेट हो जाएंगे तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हम जो पैसा रोल ओवर करते हैं, कर्ज रोल ओवर करते हैं 25 अरब डॉलर हर साल, क्योंकि पैसे तो होते नहीं हमारे पास देने के लिए, तो फिर हम रोल ओवर करते हैं। ये चीजें ऐसी हैं जो मैंने आपको बताई कि कुछ हमारा व्यू पॉइंट है, कुछ गवर्नमेंट का है। तो लेट अस सी कि जी इसमें महीने 2 महीने में इंशाल्लाह ये चीजें आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जाहिद हुसैन साहब, मारूफ सनतकार हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।